हेलो बच्चों, आज जैव विविधता का जो हम लोगों को आगे टॉपिक पढ़ाना है वो ये था कि जो पुरानी पद्धति से वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया था उसमें हमने सब लगभग पढ़ा दिए थे। बस आवृत्तबीजी पौधों का बचा रह गया था। तो आवृत्तबीजी पौधों के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले ये पौधे हमारे एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय हो सकते हैं। मतलब इनके प्लांट एक साल में बड़े होके कट सकते हैं, 2 सालों तक हो सकते हैं। बहुवर्षीय का मतलब जैसे आम, नीम, महुआ, ये वाले पौधे भी इसी में आते हैं जो कई वर्षों तक रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें अंडाशय उपस्थित होता है, इसी में बीजांड उत्पन्न होता है। अंडाशय में ही बीजांड, ठीक, बीजांड को ओव्यूल्स कहते हैं, याद रखना है। अंडाशय में ही क्या उत्पन्न हो जाता है? बीजांड उत्पन्न होता है। अंडाशय ओवरी कहलाता है, अंडाशय क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। और बीजांड को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड को ओव्यूल्स बोलते हैं। तो जैसे ना समझ में आए, यहाँ हिंदी लिखा है तो अपना एक किनारे कहीं कॉपी या नोट्स में आप लोग ऐसे हिंदी अंग्रेजी लिख लिया करें, ठीक। और बीजांड, इसको ओव्यूल्स कहेंगे, ठीक ना। तो ऐसे नोट कर लिया करिए ताकि आपको हिंदी अंग्रेजी के प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए। तो अंडाशय उपस्थित होता है और उसी में बीजांड उत्पन्न होते हैं। अब जब निषेचन हो जाए तो अंडाशय ही किस में बदल जाता है? फल में। जैसे अमरूद लिए, अंडाशय, वो जो खा रहे हैं, खाने वाला भाग, फल जो है वो क्या है? अंडाशय है। वो क्या है? अंडाशय है। और जबकि बीजांड किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। तो अमरूद का जो खाने वाला भाग है वो अंडाशय है और जो बीज है वो बीजांड है, ओव्यूल्स है। बात समझ में? ऐसे आप आम खा रहे हैं तो आम में जो चीज खाने वाला भाग होता है, हम लोग काट के खाते हैं, वो आपका अंडाशय है। वो आपका क्या है? अंडाशय है। और उसमें जो बीज मिलता है, देखे ना, कुसुली, जिसको आप बीज भी बोलते हैं, वो आपका क्या है? बीजांड है। पक्का इतना क्लियर है? चलिए, फिर कहता है कि इन पौधों में बीज फल के अंदर ही निहित होते हैं। तो आम में बीज कहाँ होता है? फल के अंदर की बाहर? सेब में बीज कहाँ होता है? फल के अंदर की बाहर? लीची में इतना बड़ा होता है बीज, अंदर होता है कि बाहर? नींबू में अंदर। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? आवृत्तबीजी पौधों का लक्षण है, जिसमें बीज फल के अंदर हो। अमरूद में, मतलब और भी जितने भी फल आपको देख सकें जिनमें बीज अंदर हो, वे सभी आवृत्तबीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। आंख बंद करके बोलो, ठीक। फिर क्या होता है? ये पौधे आवृत्तबीजी अनावृत्तबीजी पौधों से अधिक विकसित होते हैं। 100% है। हमारे समाज में सबसे ज्यादा पौधे कौन से पाए जाते हैं? आवृत्तबीजी पौधों के। किसके पाए जाते हैं? आवृत्तबीजी। तो अनावृत्तबीजी कम हो गए ना, ऑटोमेटिक कम हो गए। आवृत्तबीजी पौधे के भ्रूण में उपस्थित बीजपत्र, आवृत्तबीजी पौधों के बीज में, भ्रूण में उपस्थित बीजपत्र, जिसको हम लोग कोटलीडान कहते हैं, बीजपत्र को लिख लीजिए। बीज पत्र को क्या कहते हैं? कोटलीडॉन, ठीक। जहां भ्रूण को क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। भ्रूण को क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। अपने कापी में कहीं से बना लेना चाहिए, ठीक है ना। और कोई चीज कठिन हो बता देंगे, ठीक। तो क्या कर रहा है कि भ्रूण में उपस्थित बीजपत्र के आधार पर हम इन पौधों को, आवृत्तबीजी पौधों को, 2 भागों में बांटते हैं। पहला है एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को मोनोकोटिलिडॉन या मोनोकाट भी बोलते हैं, इसे हम मोनोकाट भी बोल सकते हैं। और द्विबीजपत्री को डाइकाट या डाइकोटिलिडॉन बोलते हैं। इनके भ्रूण में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। इनके भ्रूण में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। जैसे गेहूं, मक्का, चावल,
इन सब में एक बीज पत्र होता है। कभी आप इनको छील करके देखिए, दो बीज पत्र नहीं होता। हम लोग बचपन में बच्चों में एक खेल खेले थे, क्या थोड़े से ऊंचे पे खड़े हो जाते थे तो उसे हम लोग पहाड़ मान लेते थे, और जो नीचे खड़े रहते थे उनको हम लोग जमीन मान लेते थे। तो हम लोग खेल के थे, एक चना में कई दाल, तो बोले दो दाल। तो चने में कितने दाल होते हैं? दो। मटर में कितने होते हैं? दो। अरहर में कितने होते हैं? दो। सरसों का छिलका निकालिए, कितने होते हैं? दो। आम की कुसली, जो आम का अंदर खाने के बाद बचा भाग होता है, उसको फोड़िए तो उसके अंदर कितने होते हैं? दो। जिनमें दो बीज पत्र पाए जाएं, जिनमें दो बीज पत्र पाए जाएं, वे सब क्या होते हैं? दो बीज पत्र के अंतर्गत आते हैं। और जिनमें बीज पत्र एक ही हो, जैसे गेहूं, जैसे मक्का, जैसे चावल ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। क्या कहते हैं? एक बीज पत्री। अब आता है पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद में अंतर। पुष्पोद्भिद जिसको हम लोग क्रिप्टोगामी कहते हैं, पुष्पोद्भिद फैनोगामी। जननांग अति सूक्ष्म और अल्प विकसित होते हैं। इनके जननांग विकसित भी होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनमें बीज तथा फल फूल नहीं पाए जाते, इनमें बीज और फल फूल दोनों पाए जाते हैं। इसमें कौन आते हैं? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें कौन आते हैं? आवृत बीजी और अनावृत बीजी पौधे पूरे। ये हो गया। अब आता है कि वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? तो ओसवाल्ड टिप्पो नाम के वैज्ञानिक ने वनस्पति जगत का सबसे बड़ा आधुनिक वर्गीकरण किया। पादप जगत को उन्होंने दो मुख्य भागों में बांटा। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। यही है ना, एम्ब्रियोफाइटा। अब थैलोफाइटा में 10 संघ आते हैं, एम्ब्रियोफाइटा में और आगे बढ़ते जाएंगे। तो एम्ब्रियोफाइटा का वर्गीकरण हम अगले वीडियो में देंगे, लेकिन आज हम थैलोफाइटा तक के बारे में बात करते हैं। तो थैलोफाइटा संघ मतलब थैलोफाइटा उप जगत का जो लक्षण है वो दो लक्षण है। इसमें भ्रूण अनुपस्थित होता, भ्रूण पाया ही नहीं जाता, एम्ब्रियो होगा ही नहीं करता। और शरीर में थैलस नहीं होते हैं। थैलस का मतलब शरीर जड़, तना तथा पत्ती में अच्छी तरह से बटा नहीं होता। एक ही चीज में जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी, सब। जैसे काई देखे हो, काई देखो कहीं दीवार में जहाँ पानी नहीं रखते हैं, तो काई में जड़ होता है? नहीं होता। पूरा को जाके देख लेना, जड़ नहीं होता ना, उसमें तना होता है। तना देखा है? तुम तना देखे हो काई में? तुम्हारी आंख नहीं है, फुटही आंख है, गधा हो। काई में आंख कभी पेड़ देखो तना जिसमें जिसे पल्लव लगता है, तना नहीं होता। और ना ही काई में पत्ती होती है। एक ही चीज से